नहीं है तो आप अच्छे विद्यार्थी जीवन में कुछ भी सही से कर पाओगे। तो अपनी डाइट सुना दी, राइटिंग करो। क्या रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाने से पहले तुम्हें कुछ बातें और करनी है। एक मिनट तो मैं इसे चेक कर रहे हो। आई बैठे चलो ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर ली है। अभी रुको, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत बड़ी चीज है। इंटरोगेटिव पढ़ा दिया, इस वजह से रिलेटिव पहले पढ़ा ले। सब पढ़ाएंगे, सब इसी में जुड़ा हुआ। यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो वर्ब में पढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं वो सामने आ ही जाएगा। अब जो दिमाग अभी अभी खटकी है वो यहाँ ना भी पढ़ो, वर्ब में पढ़ लीजिए जाके, तो भी आपको क्लियर कट समझ में आएगी। लेकिन आज जो पढ़ाएंगे आपको शायद समझ में आए, वैसे समझ में तो कभी भी नहीं आता है ना। मुझे बताइए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है? कहते ये प्रोनाउन में इंपेरेटिव सेंटेंस क्या करना, ये वर्ब में फिर पढ़ेंगे। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन को बेहतर समझने के लिए कुछ बातें आपको पता होंगी। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव की मीनिंग होती है बेटा क्या? नेसेसरी। सिनोनिम है नेसेसरी का, आवश्यक। आपने मूवी देखी होगी, इट्स इंपेरेटिव बोलते हैं स्टाइल में एकदम, क्या ये आवश्यक है करना। ठीक है, तो इंपेरेटिव का मतलब ही होता है नेसेसरी का सिनोनिम है आवश्यक। अब बताइए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये तो आवश्यक हिंदी से बताई थी आपने। क्या होते हैं? कल हमने बात की थी, एक सेंटेंस होता है असर्टिव जिसमें स्टेटमेंट पास होती है, दूसरा क्या होता है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या करते थे हम? एम्फसाइज करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, यही कल हमने बात की थी। आज हम एक और सेंटेंस की बात कर रहे हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? बोलो। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस में इंटरोगेटिव का खौफ दिखाई दे रहा है कि नहीं? जहां टीचर ने पूछा क्या होता है, बस वही मूड खराब। इंपेरेटिव की तो बेटा उम्मीद कर सकते हैं आप लोगों को पता हो, जो वर्ब से शुरू हो और इसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, जो किससे शुरू हो और बेहतर। ये 5th क्लास का बच्चा जवाब देता है। ये वैसे सेंटेंस जिसमें आपका वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है और इसमें ऑर्डर फलाना ढिमकाना होता है। ये 5th 6th 7th 8th क्लास के बच्चे, ठीक है। और थोड़ा बीइंग अ ग्रेजुएट देखिए ध्यान से, रहना बेटा हम समझ गए, ठीक है। ऐसे नहीं 4 साल से फेल हो जाएंगे। ध्यान से सुनिए, इंपेरेटिव सेंटेंस में सबसे एक कॉमन चीज जो है, कॉमन गलत शब्द है, इंपॉर्टेंट चीज जो है उसमें टेंस नहीं होता। ये मैंने शायद बोला भी है एक आध, है ना? ठीक है, वो इसीलिए बात आ रही, जब आप ये हु लिखते हो ना तो आपको ये दिखाना है कि हु जो है वो क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे राम लिखा हुआ है, हिम लिखा हुआ है। मैंने एक सेंटेंस सोचा था, आई मेट हिम, चाहूँ तो ऐसे भी पढ़ा दूं, लेकिन ये हु इसके लिए सब्जेक्ट है, ये किसी के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कॉमन है कि नहीं, ये बात पढ़ाने के लिए थोड़ा सा इंपेरेटिव में चलते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, भले ही रिलेटिव कल से स्टार्ट हो, और ये क्लास आपके जीवन भर आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में टेंस नहीं होता। एक अजीब सी बात मैंने बोली, ठीक है, अभी इसको डिस्क्राइब करेंगे क्यों। और एक बात, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका जो डूअर है वो अंडरस्टूड होता है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। आपका जो डूअर है, अभी इंफैटिक और रिफ्लेक्सिव पढ़ाएंगे, वहां पे सेम टू सेम लाइन दोहराऊंगा। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपका डूअर अंडरस्टूड होता है। क्यों? इंपेरेटिव सेंटेंस उसी को बोलते हैं बेटा, मैंने आपसे कहा गो देयर, वहां जाओ, मैंने बोला गो देयर, मैंने कहीं पे लिखा, मैं किसको बोल रहा हूँ? किसको बोल रहा हूँ? जो मेरी बात सुन रहा है। मैं भी फोन पे हूँ, ठीक है, पिताजी तुमसे कहें बेटा वहां जाओ लाइट का बिल जमा करके आओ, तो आपकी बात जो सुन रहा है
वही आपका डूअर होता है, और वो 110% क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती इंग्लिश में। ओपन द डोर, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यही सब तो बोलते हो। गो टू हेल, ठीक है, जो सुन रहा है आपने गो टू हेल बोला, पता चला तुम्हारे चचिया ससुर नरक चले गए, मर गए बेटा, ठीक है, तुमने यहाँ मैंने बोला था अपने छोटे भाई से बड़ी शैतानी कर रहा था, चले हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो सुन रहा है आपकी बात को, वही आपका क्या होगा, डूअर होगा, ठीक है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस का डूअर कौन, लिसनर, ठीक है। इंपैरेटिव सेंटेंस का डूअर कौन होता है, लिसनर होता है, और लिसनर ग्रामर में क्या होता है, ठीक है। ये सारी बातें अभी आगे फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए ज्यादा डिटेल में नहीं घुसते हुए इतनी बातें क्लियर है। आप किसी से कहते हो भाई मुझे एक गिलास पानी ला दो, जैसे मैंने अभी पानी आपसे कहा, तो बेटा किससे कहा, फहीम तो लाया नहीं, वहाँ था ही नहीं, सुना आप में से सबने, आप में से कोई एक गया और ले आया, तो क्या मैंने बोला तुम पानी लेके आओ, बोल सकता था, लेकिन बोला कि नहीं बोला, नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है कि जो सुनेगा वो लाएगा, तो सुनने वाले तुम ही सब लोग हो। अब वो बात अलग है, आधे कान में रुई डाल के बैठे हैं, आपकी बात सुननी ही नहीं, ठीक है, लेकिन हम तो यही मान के चल रहे हैं कि आप मेरी बात सुन रहे हो। तो जो डूअर है आपका वो क्या है, अंडरस्टूड है, ठीक है। अब बात आती है, मैंने दूसरी बात बोली जो इंपॉर्टेंट, वो क्या थी, इसमें टेंस नहीं होता। ये क्या मतलब है, कभी आपने सोचा इंपेरेटिव सेंटेंस में समय और स्टेट ऑफ एन एक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। मेरी बात को समझा पाओगे मुझे, मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जो पुराने हैं उनसे पूछ रहा हूँ, नए वाले अभी टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन को इतना डीपली नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन टेंस इन्हीं दो चीजों से मिलके बना हुआ है। तो जैसे आप कहते हैं ना, राम जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस एक्शन हो गया, राम जा चुका है, परफेक्ट एक्शन हो गया। लेकिन आप देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में जब भी आप किसी को, इंपेरेटिव में क्या आदेश देते हो, रिक्वेस्ट करते हो, समझाते हो, यही सब तो करते हो, एडवाइस देते हो, या अपनी सीधी सी बात कहते हो। मैंने उससे कहा कि भाई इस डॉक्टर को मत दिखाओ, डॉक्टर ठीक नहीं है, मानो या ना मानो, ठीक है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में जितने भी इस तरीके के फीचर्स हैं उसमें समय और टेंस का कोई रोल नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैंने कहा आज पानी ले, तो मैंने तुमसे कल कहा था पानी ले आओ, मैं तुमसे कल फिर कहूंगा पानी ले आओ, क्या होगा, मैंने तुमसे कल फिर कहूंगा पानी ले आओ, मैंने तुमसे कल कहा था पानी ले आओ, और मैंने तुमसे आज कहा पानी ले आओ। अंतर किसमें पड़ रहा है, मैंने कहा था, मैं कहूंगा, मैंने कहा है, इसी में तो अंतर पड़ रहा। अंतर किसमें नहीं पड़ रहा, पानी ले आओ, या मैंने तुमसे कहा था वहां चले जाना, मैं तुमसे कल कहूंगा वहां चले जाना, और मैंने तुमसे कल कहा था वहां चले जाना, ठीक है। तो गो देयर पे कोई फर्क पड़ रहा। याद करिए आज से वो 200 साल पुरानी बात, जब टीचर आपकी क्लास में आके आपको नरेशन पढ़ाते थे, पुराने वाले पढ़ चुके हैं, नए वालों की बात कर रहा हूँ, वो नरेशन पढ़ाते थे तो कहते थे क्या, ऐसे प्लीज गिव योर बाइक, ऐसे चीजें लिखी होती थी, जहाँ पे क्लॉज होता था, क्लॉज नहीं, रिपोर्टिंग स्पीच जो भी हो, ध्यान नहीं, प्लीज गिव योर बाइक, वो क्या लिखवाते थे, इट इज रिक्वेस्टेड, यही तो लिखवाते थे। फिर आपको एक बदतमीजी भरा टू लगवाते थे और कहते थे छाप दो, छाप दो। कभी ये बदला, क्यों नहीं बदला, नरेशन में तो हमेशा प्रेजेंट किसमें बदलता है, पास्ट में, ये क्यों नहीं बदलता, टाइम बदलता है, हाँ, और एक सीधे टेंस भी छोड़ दीजिए आप, टाइम बदलते हो, मैंने आपको बताया ना, पास्ट ऑफ पास्ट याद करिए, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, एकदम नए सिरे से सर्व करते हैं, आपने बचपन में तो पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, यही सब तो पढ़े हो, बदलते हैं, ये क्यों नहीं बदलते, क्यों, ये इंपेरेटिव है, इसमें आप किसी को कमांड दे रहे हैं, इसमें आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें किसी को सलाह दे रहे हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस में टाइम एंड टेंस का, माफ करना, टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन का, यानी कि देसी भाषा में बोले तो टेंस का कोई रोल नहीं है, और अगर टेंस का रोल ही नहीं तो बदलेगा है। तो क्या कभी आपने देखा टू लगाने के बाद कोई खेल बदलता है, नहीं बदलता। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आप बचपन से करते चले आ रहे हैं चीज, लेकिन आपके नजरिया नहीं है उस चीज को देखने का।
आप बचपन से उसको नहीं चेंज कर रहे थे और आज भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तुमसे कल कहा था कि वहां चले जाना, मैं तुमसे कल फिर कहूंगा कि वहां चले जाना, और मैंने आज आपसे कहा है कि वहां चले जाना। इसमें बदल क्या रहा है? पहले वाली स्टेटमेंट, इट इज रिक्वेस्टेड, इट वॉज रिक्वेस्टेड, इट विल बी रिक्वेस्टेड हो सकता है, लेकिन टू गिव योर बाइक, अब वो योर है, योर हटा रहे थोड़ी देर के लिए, टू गिव बाइक ये आपका कभी चेंज नहीं होगा। तो क्या सीखा? अगर आपसे आज के बाद कोई पूछ ले इंपेरेटिव सेंटेंस में मेजर आते क्या है? दूसरा डूअर, अंडरस्टूड है, कौन होगा? लिसनर होगा। दूसरा, इंपेरेटिव सेंटेंस में समय का खेल नहीं होता, टेंस का खेल नहीं होता। क्लियर है बात? पक्का? सच्ची? सच बताओ, कर लोगे? आइए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इंपेरेटिव में टाइम का कोई रोल नहीं है, इसीलिए ये कभी बदलता नहीं है। और अगर भूल भी जा रहे हो आप, तो अभी जब नरेशन पढ़ोगे या वर्ब पढ़ोगे फिर देखेंगे इस बात को। क्या बता दूं, क्या था जवाब? भूल गया, क्या बोला? ठीक, सही या गलत? अच्छा, अभी मजा नहीं आएगा। किस पे टिक करके आओगे? तीन सेंटेंस है आपके सामने, ग्रामर की खूबसूरती देखिएगा। किस पे टिक करके आएंगे? तो बेटा 1 2 3 में से अक्कड़ कक्कड़ बुढ़े बो करके बता दो, कुछ तो बताओ। सेकंड पे टिक करके आएंगे सब लोग, बोलो। पहले पे, तीसरा भी बोल प्लीज। कितने लोग पहले पे टिक करके आएंगे? 2 लोग बस, और प्राची तो ज्यादा आ गई थी। दूसरे पे कितने लोग टिक करेंगे? और बाकी यहाँ क्या कल की पूड़ियों का इंतजार है? बासी वाली खाएंगे हैं? सेकंड वाले, थर्ड वाले पे, बाकी क्या करने आए? अच्छा, फर्स्ट वाले पे कौन कौन है? रीजन बताओ। बेटा सर एक पे टिक लगाना था, लगा दिया। हाँ, आप कोई रीजन है? ध्यान से सुनो, रहने दो, पता गलत है। पूछो क्यों? आई वॉन्ट राम, मैं राम से चाहता हूँ। आई वॉन्ट राम, तो यानी कि आगे की जो स्टेटमेंट है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ये बात, आगे की जो स्टेटमेंट है, आगे की जो बेटा जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में इंपेरेटिव है कि नहीं? मैं बेटा गिलास पानी में, तो मैं इसको ऐसे ही तो बोल सकता था, आई वॉन्ट यू दैट यू ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर। बेटा लाने की इंग्लिश सोच रहा था, सच बताऊं दिमाग में नहीं आ रही। ठीक है, तो आई वॉन्ट राम दैट, कभी कभी होता है ना, छोटी छोटी मीनिंग मेरी बात में नहीं आती है, नहीं। तो पहला सेंटेंस है क्या अपने आप में? इंपेरेटिव ही तो है। आपने उस इंपेरेटिव की फील को स्टेटमेंट में दे दिया, ठीक है। और अभी अभी बताया इंपेरेटिव में चेंज नहीं होता यार, नरेशन की बात थी वो। इंपेरेटिव में टाइम और टेंस का कोई रोल नहीं है। तो कई होनहार ये गलती करके आते हैं, ये V1 है तो सर यहाँ V1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं ही की जगह पे वी लिख दूं, या यहाँ ही की जगह पे दे लिख दूं,
ये तब भी सही है, और ही लिख दूं तब भी सही है, क्योंकि इसको वो को बोस कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस टेंस के नियमों से परे है। गॉडजिला मूवी देखे हो? जब उस पर बेटा मिसाइल मारी जाती है तो बाकी सारी जीवित चीजें मर जाती है, लेकिन वो बच जाता है। खुद गॉडजिला भी बेचारा टैब मतलब मरता नहीं है, टैब बोलने वाला होता है। मर कहाँ जाता है भाई? सरीजावा जाके बेचारा पुनर्जीवित करते हैं न्यूक्लियर बम फोड़ के, कैसी बात करते हैं? बेचारा आदमी जान देती तो मारे पड़े। तो वो यही पूछते हैं कि ये मरा क्यों नहीं। तब वो एक लाइन बोलता है कि ये उस दुनिया का ही नहीं है, इसलिए इस दुनिया के नियमों का पालन नहीं करता। तो बाकी चीजें मर गई लेकिन वो जिंदा है, तो वो दिखाए एलियन है, फलाना है, ढिमकाना है। वही बात यहाँ है, इंपेरेटिव सेंटेंस टेंस के नियमों का पालन नहीं करता, इसीलिए नरेशन बनाते टाइम उसमें कोई चेंजेस नहीं होते कि नरेशन में टाइम ही तो पीछे जाता है। याद करिए, डिटेल में पढ़ाया था, नरेशन में आप टाइम ही पीछे करते हैं, कोई टेंस नहीं बदलता, कुछ नहीं होता, बस आपकी बात कहनी है, आप एक कदम पीछे हो लेते हैं। जिनको समझ में आ जाए अच्छी बात, जिनको नहीं आए तो देखेंगे इन फ्यूचर। तो नरेशन में जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस का टाइम नहीं बदल पा रहे थे, तो यहाँ पर भी ये टेंस के नियमों का पालन नहीं करेगा। इसमें ही गो सही है, दे गो सही है, वी गो सही है, शी गो सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बात है, इसको मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि क्या कभी इसको ऐसे लिखा हुआ देखते हैं पेपर में? कोई नहीं बोलता इंपेरेटिव सेंटेंस में कैसे बोला जाता है। अभी भी बोला, अभी मैं आया था, मैंने कहा था बेटा बोर्ड साफ कर, बेटा हटा दे, बेटा तो वोकेटिव प्रोनाउन हो गया, उसको हटा देते हैं, बोर्ड साफ कर दो। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बाहर जो ट्रक लेके जाना था वो उतर गया, फिर और बोर्ड साफ कर लिया। अंडरस्टूड है, कौन साफ करेगा? जिसने मेरी बात सुनी, अंडरस्टूड हो गया। अब यहाँ पे अंडरस्टूड का कॉन्सेप्ट समझते हैं, हटा रहा हूँ। इस सेंटेंस को कैसे लिखना पसंद करोगे? आई वॉन्ट राम टू, आपको ये वर्जन दिखाई देता है क्योंकि ये लैंग्वेज है बेटा। लैंग्वेज क्या कहती है? जब जरूरत नहीं तो फिर लिखेगा। लैंग्वेज सुधार कैसे हुआ? आप देखते ना, कई सारी चीजें पहले होती थी, अब नहीं होती। टाइम टू टाइम वो सब चेंज होती गई। इंटरनेशनल लैंग्वेज ऐसे थोड़ी बन गई। इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश कैसे बन गई? ऐसे ही तो बनी है, आपको मैंने पढ़ाया है अपनी पहली क्लास में। खैर अब वो सब बातें दोहरा नहीं रहे। तो इसको लिखने से बेटर, ये इसका मतलब ये नहीं कि ग्रामेटिकली गलत है, बट आप इसको लिखते नहीं है, लिखते आप इसको है आई वॉन्ट राम टू गो देयर। अब आपने किया क्या है, बात समझिएगा। आपने ये देखा, अब ये एंटीसीडेंट का खेल है, जब इंटरोगेटिव पढ़ाऊंगा तो फिर से पढ़ाऊंगा, उसी के लिए मैंने इतना रायता फैलाया है यहाँ पे। आई वॉन्ट राम दैट ही गो, मुझे बताइए ही है कौन? अगली बात सुनिएगा ध्यान से। अब क्या बोला, रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आने वाला है कि जो अगली क्लॉज का मेन सब्जेक्ट है वो पिछली क्लॉज में क्या रोल प्ले कर रहा? ऑब्जेक्ट का। तो मेरे दोस्त, ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट बना बैठा है वो इस जगह पर क्या है? वही तो बंदा है ना, ठीक है। इसको और भी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। आपका सब्जेक्ट ही अगली क्लॉज का ऑब्जेक्ट बना बैठा है, उसी को आपने सुधार करके ऐसे लिखा, ठीक है। आई वॉन्ट राम टू गो देयर। अब यहाँ पे राम सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, इसमें तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा, ठीक है, उसी को एक्सप्लेन कर रहा, तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आपने देखा कि यार ये सब्जेक्ट तो अंतर ध्यान, तो ये सब्जेक्ट इसमें कहाँ है बताइए? इसका ये सब्जेक्ट कहाँ गया? कहाँ गया? मर्ज हो गया। आपका ऑब्जेक्ट कहाँ गया? सब्जेक्ट में मर्ज हो गया। तो यानी यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यही आपका अगली क्लॉज के लिए सब्जेक्ट है। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन सब्जेक्ट या कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। भूल जाइए टर्म, उससे मतलब नहीं है मेरा, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अब देखिए ना, वांट है, वर्ब है, वो है बच्चे अपने आप में क्या है? वर्ब है। और बेटा वर्ब को, बात समझिएगा, वर्ब को डूअर चाहिए कि नहीं चाहिए? सारी बातें वापस दोहराते हैं। वर्ब को डूअर चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर डूअर नहीं चाहिए
तो वो फिर वर्ब कैसी हो जाएगी आपकी? इज, एम, आर, वाज, वर, स्टेटिव टाइप की या लिंकिंग टाइप की? वहां पे डूअर नहीं होता, पोजीशन होल्डर होता है। आई एम डॉक्टर, तो मैं ये हूँ। बात समझ रहे हैं? और नहीं भी समझ रहे हैं, वर्ब बेस को डिस्क्राइब करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इस वर्ब का डूअर कौन? चाहता कौन है बेटा? मैं। इस वर्ब का डूअर कौन? मैं? बिल्कुल नहीं, ही। इस वर्ब का डूअर कौन है? ही। तो कई बार ये हो जाता है आपके मन में, वर्ब को अपना डूअर चाहिए। भाई कोई एक्शन होगा तो एक्शन तो तभी होगा ना जब कोई करने वाला होगा। बिना की करने वाले के एक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। तो इस वर्ब के पास अपना डूअर होना चाहिए और इसके पास अपना डूअर होना चाहिए। तो इसके पास अपना डूअर है, लेकिन आप अगर यहां देखेंगे तो इसके पास अपना डूअर है, अंडरस्टूड है। क्यों? इंपेरेटिव। ठीक है, इंपेरेटिव में ही तो डूअर क्या है? अभी अभी ऊपर लिखा था अंडरस्टूड, यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा। बहुत प्यार से कई सारे चैप्टर की कड़ियां में एक साथ जोड़ रहा हूं, अगर हजम हो जाए तो ठीक, वरना वीडियो रिकॉर्डेड है। जब पूरा पढ़ लेंगे दोबारा से इसको आके देखेंगे, क्रिस्टल क्लियर आपको दिखाई देगा। ठीक है, डूअर आपका अंडरस्टूड कहाँ होता है? इंपेरेटिव में। इस सेंटेंस में यहाँ पे डूअर दिख रहा था, उसी को रिफॉर्म करके हमने ऐसे लिखा। तो इस वर्ब का डूअर कौन है? अंडरस्टूड है। और वो किस में समाया है? राम में ही समाया है। यानी कि ये जो इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये इस वर्ब की तो एक्सप्लेनेशन है मैं राम से चाहता हूं, लेकिन मैं थोड़ी जाऊंगा, जाएगा कौन? राम। तो इस वर्ब का डूअर भी राम है, यानी कि ये राम इसके लिए ऑब्जेक्ट है, बट इस वर्ब के लिए क्या बन बैठा? सब्जेक्ट बन बैठा। ठीक है, आइए वापस। अब जरा ध्यान से देखो, गो देयर और गो देयर, नो चेंज, नहीं बदला। यही नरेशन में होता है। क्यों? इंपेरेटिव। टाइम अटेंड से कोई लेना देना नहीं, तो वो बदलने वाला नहीं। एज इट इज लिखा। अब आपने इसको बदला, दैट और ही को। दैट मेरे भाई क्या है? कंजंक्शन है, छोड़ देते हैं। ही कहाँ चला गया? राम के अंदर। यानी कि ये चीज भी अपने आप में मर्ज हो गई, यानी ये कंजंक्शन रह गया। कंजंक्शन को जस्टिफाई करना है। तो जरा देखिए, टू और दैट यहाँ पे इक्विवेलेंट हुए कि नहीं? बोलिए ध्यान से। टू और दैट इक्विवेलेंट हुए, मतलब जो ऊपर दैट काम कर रहा था वो नीचे टू भी तो काम करे, करना चाहिए। लेकिन सब लोग जानते हैं दैट क्या है? कंजंक्शन। और टू क्या है? काल पे थप्पड़ मारो, दुनिया की कोई ताकत नहीं बता सकती कि टू प्रीपोजिशन है। टू तब तक प्रीपोजिशन नहीं होगी जब तक उसके बगल में एक ऑब्जेक्ट ना हो। ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन। और अगर किसी बात के बाद में वर्ब लगी है, इतनी देर से बोल रहा हूँ वर्ब है, तो क्या ये प्रीपोजिशन हो गया? हाँ, अब वो बात अलग है कि वर्ब को जेरेंड बना। ठीक है, वो सब बात की बातें। अभी नए बच्चे हैं, उतना हाइप नहीं बढ़ाते, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए मोटा मोटा टू प्रीपोजिशन अगर है तो प्रीपोजिशन के बाद में अपना ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। और बच्चे ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है? नाउन या प्रोनाउन। मुझे बताइए क्या ये नाउन है? आप तो वर्ब सीख रहे हैं इतनी देर से, तो ये प्रीपोजिशन नहीं होता। ये बात ध्यान रखिएगा, किसी से भी आप ये ना बोल दीजिए सर टू प्रीपोजिशन होती है, नो डाउट, सिर्फ प्रीपोजिशन ही होती है ऐसा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे टू प्रीपोजिशन नहीं है, तो टू क्या है? टू किसका रोल प्ले कर रहा? कंजंक्शन। टू क्या बन बैठा? कंजंक्शन। लेकिन किसी भी बुक में आपने कभी जिक्र नहीं पढ़ा कि टू अपने आप में कंजंक्शन है। तो इसको बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं कि टू बिहेव किसका कर रहा है यहाँ पे? कंजंक्शन का। लेकिन टू कभी भी कंजंक्शन नहीं होता। ये बड़ी अजीब सी बात है सर, होता नहीं है, बिहेव कराए डाल रहे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, पक्का सच। मैंने आपको जब भी मैं प्रीपोजिशन पढ़ाता हूँ, जो पुराने बच्चे हैं, पेपर में एक सेंटेंस आया था, वो जानते हैं, रीना वेट डैश हर। अब यहाँ पे रीना नहीं थी, लेकिन बाकी सब कुछ सेम था। एलिंग हस्बैंड। जो पुराने बच्चे हैं वो प्लीज जवाब नहीं देंगे, जिनको आता है मैं नए से पूछना चाहता हूँ। ऑप्शन था वेट इन, दूसरा था ऑन, तीसरा था नो नीड, कोई जरूरत नहीं। किस पे टिक करोगे ये बताइए। क्या नाम है? रिया। हाँ, वेट इन
ठीक है, लेकिन जो पुराने हैं वो जानते हैं बेटा वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना। खेल समझिएगा, आज वेट ऑन का मतलब होता है सेवा करना। अब वो अपने बीमार पति का इंतजार कर रही थी, बेटा आदमी बीमार है उसको फिर भी सब्जी लेने भेज दिया, औरत थी कि जल्लाद, ठीक है। क्या वो ये कहना चाहता? नहीं, वो ये कह रही रीना इंतजार नहीं कर रही, यहाँ पे एक वर्ड डाला एलिंग, एलिंग मतलब बीमार। तो बेटर कौन सा है? अगर आप नो नीड कर देते तो इंतजार कर रही, हो सकता है डॉक्टर का वहाँ पे इंतजार में भी करेक्ट हो सकता था, लेकिन जब मुझे पता है कि वेट ऑन का मतलब सेवा करना होता है तो बीमार पति की सेवा ज्यादा बेटर लग रहा, तो आप वेट ऑन पे टिक करेंगे। इसको आप बुक में पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब के नाम से, जो मैं आपसे कहता हूँ बेटा डेली 4-5 पढ़ लिया तो पेपर में आएगी, याद करना है। खेल देखना ये कठिन क्यों है। इसको आप फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं, अब यहीं पे कनेक्ट होने जा रहा टू और दैट के लिए। इसको आप पेपर में फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ ये मार्कर इस टेबल पर रखा हुआ है, इसकी इंग्लिश बनाओ। ये मार्कर बेंच पे रखा है, टेबल पे रखा है, क्या लिखो? दिस मार्कर इज ऑन। क्यों लगा रहे हो? ऑन का तो कोई मतलब ही नहीं। हाँ, अब ध्यान से सुनिए, आपने टेबल पे मार्कर रखा है तो ऑन रखा, तो यहाँ पे ऑन का मतलब है मेज के ऊपर, यहाँ पे ऑन का कोई मतलब नहीं। इसी को बोलते हैं फ्रेजल वर्ब, जहां पे प्रीपोजिशन डजंट हैव एनी मीनिंग। मैं लिख ले रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, जहां पे प्रीपोजिशन की अपनी कोई मीनिंग ना निकले उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। इसलिए कहते हैं इसको याद करिए, क्योंकि अर्थ तो तुम समझ सकते हो, ऑन द टेबल होगा कि इन द टेबल होगा कि अंडर द टेबल होगा, मीनिंग समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं, यहाँ पे कोई मीनिंग ही नहीं। तो फ्रेजल वर्ब में जो प्रीपोजिशन ऐड है उनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। अब याद करिए, यहाँ पे आओ, आई वॉन्ट राम, ये तो प्रूफ हो गया कि ये प्रीपोजिशन नहीं, हो गया कि नहीं? और अगर ये प्रीपोजिशन नहीं, प्रीपोजिशन का काम क्या होता है? याद करिए, घर जोड़े वाला एग्जांपल दिया था, रिश्ता बताने का काम करता है, ठीक है। तो ये रिश्ता तो नहीं बता रहा, ये कुछ मीनिंग निकाल रहा है। कोई मीनिंग है यहाँ पे इसकी टू की? ये प्रीपोजिशन नहीं है तो कोई मीनिंग नहीं, और अगर कोई मीनिंग नहीं है तो ये टू और इस ऑन में कोई अंतर नहीं। यहाँ पे टू का भी कोई अर्थ नहीं, जैसे यहाँ पे ऑन का कोई अर्थ नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, आपको बेवकूफों की तरह एक बात पढ़ाई गई बचपन में, विल बी अपने आप में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। विल हैव बीन क्या होता है अपने आप में? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाई थी तो ये बात प्रूफ की थी कि बेटा हैव बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, केवल विल होता है। यहाँ पर भी विल आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो कि एक मॉडल की तरीके से बिहेव करती है, वर्ब में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो बी है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। पुराने बच्चों से रिक्वेस्ट है, वो जवाब देंगे। यहाँ पे बी को एक नाम दिया था कि बी को ये कहते हैं, और मैं ये मेरे कहने से मत मान लीजिए, जब वर्ब पढ़ाऊंगा तो प्रूफ करूंगा, आप खुद कहेंगे हैव बीन कुछ भी हो सकता है सर, वर्ब नहीं हो सकता, हेल्पिंग वर्ब। आप खुद बोलेंगे कि सर विल बी में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता, जब हम वर्ब पढ़ेंगे। हाँ बताइए, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था बी और हैव बीन क्या होते हैं, तो किस नाम से ग्रामर जानती है? याद नहीं आ रहा, तुम तो बड़ा पत्थी नहीं, याद नहीं। बोलूंगा तो तुम्हें दुख होगा। पार्टिकल, याद आया? पार्टिकल कहते हैं इसको। अब ध्यान से सुनिएगा, पार्टिकल की डेफिनेशन क्या है। पार्टिकल ग्रामर में वो है जिसका यूज तो है, कोई मीनिंग नहीं, जिसका यूज तो है कोई मीनिंग नहीं है, उसको आप और भी तरीकों से जानते हैं, लेकिन वो बात की बातें धीरे धीरे। तो वहां पे मैं फिर प्रूफ करूंगा, आपको पढ़ाऊंगा, ये पार्टिकल है बच्चे, ये आपका पार्टिकल है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये, जो आप उसको बचपन से रखते आ रहे हैं। अब विल के साथ नहीं, जितनी भी पार्ट में जुड़ती है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन, तो हैव और हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब बनने की परमिसिबल है, बीन नहीं है आपका, तो वो वहां पार्टिकल कहलाते हैं। अब देख क्या है, कोई मीनिंग है? वेट ऑन, उस आदमी के ऊपर बैठ के इंतजार करना है? नहीं, ऑन का अपने आप में कोई मतलब नहीं था, तो ये क्या है?
पार्टिकल है। जैसे तो बी और हैव बीन, ऑन और टू में कोई अंतर है नहीं, ये ग्रामेटिकल टर्म है, मे बी आप भूल जाइए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप इसको प्रीपोजिशन समझने की गलती नहीं करेंगे। और ये क्यों पढ़ा रहा हूँ भी देखेंगे। यहाँ पे आपने चीजों को मर्ज कर दिया, चीजों को नहीं, आपने इस वर्ब के सब्जेक्ट को पहली वाली वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज कर दिया, ठीक है, तो वो सेंटेंस ऐसे हो गया। और मर्जर कहाँ पे पॉसिबल है? मर्जर कहाँ पे पॉसिबल है? अब वापस दोहरा रहा हूं, यही बात मोटी मोटी याद रखनी है। मर्जर कहाँ पे पॉसिबल है? छी, मर्जर कहाँ पे पॉसिबल है? जो मैं सुनना चाहता हूं वो जवाब चाहिए। जहां पे आपका दूसरी वर्ब का सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, और अंडरस्टूड कहाँ होगा? इंपेरेटिव में, यानी ये तरीका आप इंपेरेटिव में मर्ज करके लगा सकते हैं। क्लियर है बात? लेकिन अभी आप जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो आप उसको मर्ज नहीं कर सकते, और होगा ही, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों एक ही बंदे होंगे, ये दोनों एक ही बंदे होंगे, लेकिन आप मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि मर्ज कहाँ पे होगा? बोलो, इंपेरेटिव सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि इंपेरेटिव टेंस से परे है। अगर वो इंपेरेटिव नहीं तो वो टेंस से परे नहीं, और अगर टेंस से परे नहीं तो सेकंड वर्ब को भी अपनी स्टेट ऑफ एन एक्शन दिखाने की जरूरत पड़ेगी। और जो बच्चे नए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जैसे टर्म यूज कर रहा हूं, स्टेट ऑफ एन एक्शन, ये वीडियो मजा तब आएगा जब आप वर्ब भी पढ़ लेंगे और फिर एक बार दोबारा जाके देखेंगे। लेकिन जो पुराने हैं उनको क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए बंदा बोल क्या रहा, लेकिन पुराने भी कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, आज जो मैंने पढ़ाया है शायद मैं दोबारा फिर न पढ़ा पाऊँ, क्योंकि पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, मुझे खुद नहीं मालूम। ठीक है, फिर से वापस आते हैं। आपने यहाँ पे इसको मर्ज कर दिया, इस सब्जेक्ट को इसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर दिया, मर्ज कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे टू लगा दिया जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन नहीं थी। अगर प्रीपोजिशन होती तो बदल में आपको ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि नाउन और प्रोनाउन है, जबकि यहाँ पे कौन बैठा है? वर्ब बैठी है। तो ये प्रीपोजिशन नहीं, तो ये प्रीपोजिशन नहीं, तो ये क्या है? पार्टिकल, जिसका यूज तो है लेकिन अपना खुद का कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बी और हैव बी, वहां पे प्रूफ करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज, ये भी सही, ये भी सही, बट आप लिखते कैसे हो? ऐसे। अब आप आएंगे, पढ़ेंगे क्या? रिलेटिव प्रोनाउन, वहां पर भी यही सेंटेंस लिखा होगा, लेकिन आप उसको ऐसे लिख नहीं सकते। उसका रीजन, आप मर्ज तभी करेंगे जब ये इंपेरेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे अगर ये इंपेरेटिव नहीं है तो इस वाली वर्ब को, क्यों कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इस वाली वर्ब को भी तो टेंस की सीमा में रहना है, और अगर टेंस के अंदर रहना है तो टेंस दो ही बातें बताता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? एक टाइम, और उसका दूसरा उसकी क्रिया की स्थिति, स्टेट ऑफ एन एक्शन। ठीक है, दो ही चीजें बताता है, तो इस वर्ब को ये दोनों बातें दिखानी पड़ेगी। और अगर वर्ब को अपना टाइम दिखाना है, अपनी स्टेट ऑफ एन एक्शन दिखानी है, तो उसको क्या चाहिए? उसको करने वाला, उसका डूअर। और अगर आपको उसका डूअर चाहिए, जो कि है तो क्या? दोनों एक ही बंदे, दोनों है तो एक ही बंदे। तो अब आप क्या करेंगे? उसका डूअर कैसे दिखाएंगे? इससे कुछ ऐसा लगा के जो उसको रिलेट कर जाए, उसको रिलेट। अब मैं बात कुत्ते की कर रहा हूं, आगे हाथी चेप दिया। बात मैं तुम्हारी कर रहा हूं, आगे बेटा मैंने मोदी जी को चेप दिया। कोई मतलब है नहीं। तो आपको यहाँ पे वो डूअर लगाना पड़ेगा इसका, जो इसको रिलेट कर जाए। ठीक है, रिलेटिव हो गया। अब बात वही है कि सर अगर यहाँ भी राम तो यहाँ भी राम लिख दे, लेकिन फिर प्रोनाउन के रूल का वायलेशन हो जाएगा, रिपीटिशन ऑफ नाउन। तो आपको जो चीज लगानी होगी वो क्या लगाओगे? जो नाउन को रिप्लेस कर दे, तो क्या लगाओगे? रिलेटिव प्रोनाउन। यहां से जन्मा है क्या? कल देखेंगे। जन्म दिखा दिया, धरती पे आ चुका है। ठीक है, नहीं समझे? हम समझा भी नहीं पाएंगे। सच्चाई ये है, मैंने मतलब हर एक नस दबा रखी है अंग्रेजी की, और इसके बाद भी आपको इंग्लिश नहीं बेटा आ रही समझ में, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के पेपर देखिए, वहां पे इंग्लिश का वेटेज नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर इसके बाद भी आपको नहीं पता चल रहा कि आए बाएं साए हो क्यों रहा, कहां से आ रहा, कुछ नहीं पता, टू जहां देखा प्रीपोजिशन है सब।
बेयर इन्फिनेटिव का कॉन्सेप्ट भी यहीं से जन्मा है, तो जब वहां पढ़ेंगे तो ये फिर सब दोहराऊंगा। तब आपको कनेक्ट करना है कि अच्छा वो वाली बात हाँ यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगी। तो कनेक्शन तभी होगा जब आपको टर्म याद होंगे। मैं बार बार पूछ रहा हूँ ये क्या है, पार्टिकल पढ़ाया है। और देखिए विल बी में कोई बता दे बेटा, विल का तो मतलब पता है, मूड बताने का काम करता है, मॉडल है, ठीक है। बी का है कोई मीनिंग बता दो, ये मत कह देना होना, ठीक है। तो फिर व्हाट हैपन में व्हाट बी हैपन क्यों नहीं होता, सीधी बात है। तो बी का कोई मतलब ही नहीं, इसीलिए ये पार्टिकल। फ्रेजल वर्ब में आई एम लुकिंग आफ्टर यू, मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। तो लुक मतलब तो चलो देख लिया, आफ्टर मतलब बेटा पीछे देखभाल करो, पीछे तो एक ही चीज होती है, संटी ले गया धन धन धुन दिया धन। तो लुक आफ्टर में आफ्टर का क्या मतलब है, वो आदि है बीड़ी का। ही इज एडिक्टेड टू व्हाट है, बीड़ी, बीड़ी मतलब स्मोकिंग। तो यहाँ पे टू क्या है, गधों स्मोकिंग लगा है, स्मोक वर्ब है, आईएनजी लगा है, जनक बन गया। पुराने गलत कर दे, पुराने कैसे गलत कर देंगे। अकस्टम टू एडिक्टेड टू स्मोक होता है कि स्मोकिंग होता है, क्यों होता है, क्योंकि टू यहाँ पे प्रीपोजिशन का बिहेव करा रही है, पार्टिकल नहीं। तुम लोग गलत कर सकते हो, लेकिन जो पुराने हैं वो नहीं। अभी आपने वो सेक्शन पढ़ा ही नहीं है, जेरेंट क्या वाला है, आगे जाके देखिए, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ भी ऐसा नहीं जो एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन आप जो आज तक डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपेरेटिव ऐसे ही चेक मजा आता था ना करने में, बस इट इज रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, तुमको आदेश दिया गया है कि टू गो देयर, यही तो करते आ रहे थे। यू आर ऑर्डर्ड, इसमें टेंस बदलता था, टू गो देयर कभी नहीं बदला, वो यही तो है। इसको आप इस वर्जन में ले आए और देखिए आप पेपर में अगर ये सेंटेंस आ जाए तो आप उसको काट देंगे, ही के साथ गो नहीं गोज आता है, लेकिन जैसे ही गोज लगाया आप क्या लगा रहे हैं, टेंस, और ये तो टेंस की सीमाओं से परे है। तो आप जो मोह माया से मुक्त हो चुका है उसको फिर इस सांसारिक मोह माया में लेके आ रहे हो, तो बेटा कांड तो होगा ही होगा। हालांकि पेपर ये पूछेगा ही नहीं, पेपर तो ये वर्जन पूछता है, पता तो होना चाहिए। देख रहे हो इंग्लिश कहाँ जाए। तो कल देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का जन्म तो हो गया, क्यों रिलेटिव है, क्योंकि ये है दोनों एक ही बंदे, है दोनों एक ही बंदे, तो इसको रिलेट कराएगा। लेकिन आप इसको मर्ज करके नहीं लिख सकते, क्योंकि वो एक्शन खुद का टाइम चाहता है, खुद का स्टेट ऑफ एन एक्शन चाहता है, क्योंकि वो इंपेरेटिव नहीं है, वो टेंस से परे नहीं है। इसके लिए आपको इसका डूअर चाहिए। अब वो डूअर रिलेटिव प्रोनाउन बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, क्यों तो बता ही दिया है, और कब कब बनेंगे अभी कम से कम 2 से 3 क्लास में समझेंगे। वीडियो ऑफ करो, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत बड़ी चीज है, ये प्रोनाउन का सबसे लास्ट मेजर पार्ट